हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। और है क्या कि हरित क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति के कौन कौन से लाभ हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब आप देखिए, हरित क्रांति का मतलब है हरित मीन्स हरा और क्रांति मीन्स बदलाव। मतलब ये हो गया कि हरी चीजों में बदलाव आना, मतलब फसलों के उत्पादन में बदलाव आना। और हरित क्रांति का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 1967-68 में। कब हुआ था? 1967। हाँ, 1967-68 में हरित क्रांति आई थी और इसने फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक बदलाव भी किया था। मैं ये कह सकता हूं कि हरित क्रांति जो है फसलों के उत्पादन में 25% वृद्धि की है। 25% जो है फसलों का उत्पादन बढ़ा है। और हरित क्रांति में क्या क्या चीजें जोड़ी गई मैं आपको बताऊं। हरित क्रांति में HYV हायर यील्ड वैरायटी के सीड्स आए हैं, बीज आए हैं। इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि आई हैं, जिससे कि उत्पादन का स्तर जो है लगातार बढ़ता चला गया। यही चीज हरित क्रांति है। और हरित क्रांति जो है इसके कौन कौन से तत्व रहे हैं, मतलब जो मैंने भी आपको कहा HYV हायर यील्ड वैरायटी, यही तो हरित क्रांति है। क्या? हायर यील्ड वैरायटी, उच्च किस्म के वैरायटी जो होते हैं उसके कौन कौन से तत्व हैं। अब मैं आपको देखो तत्वों के बारे में बताऊंगा। HYV के तत्व, पहला तत्व क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपका यह होगा, अधिक उपज देने वाले कौन से बीजों का प्रयोग। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। देखो, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। मैं भी आपको बताया था कि HYV के अंदर अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। और ये बीज गेहूं के उत्पादन में, ज्वार के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में और मक्के के उत्पादन में काफी प्रभावशाली रहे हैं। और इससे क्या हुआ बताओ? उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता चला गया। कोई दिक्कत नहीं है तक? अब सेकंड बात करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग। किसका? रासायनिक खादों का प्रयोग। खादों का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपको बताएं कि हरित क्रांति से पहले हम सब लोग ना जैविक खेती किया करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया करते थे, जिसको आप कहते हैं हरी खाद, इन सब का प्रयोग करते थे। लेकिन 1967-68 में जब हरित क्रांति, या मैं कह सकता हूं 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई, तो उसने क्या कर दिया? उत्पादन के स्तर को बहुत अधिक बढ़ा दिया। और उसमें क्या हो गया? रासायनिक खादों का प्रयोग होने लग गया। रासायनिक खाद मतलब यह होता है जिसमें यूरिया, पोटाश या अन्य तरह के जो रासायनिक खाद होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको खेतों में डाला जाता है। और जिससे क्या होगा? उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। 2018-19 का डाटा हमें ये बताता है, 2018 और 19 का डाटा ये बताता है कि खाद जो है हमारे देश में 272.28 लाख टन का वितरण किया गया था। 272.28 लाख, कितना? 28 लाख टन, ये जो है इसका वितरण हुआ था।
किसानों के लिए। और ये जो डाटा बताया गया है, ये डाटा FAI ने बताया था। FAI ने, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FAI जो है ये फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने इस डाटा को बताया था। 272.28 लाख टन का वितरण हुआ, इससे उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता चला गया। देखो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना भी। पहला पॉइंट कौन सा था? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। 60 के दशक में हरित क्रांति आई तो उसने उत्पादन में बहुत ज्यादा बदलाव किया। और आपको बता दें कि ज्यादा गेहूं, चावल और क्या नाम मक्का, इन सब के उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसी तरह से रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, जिसमें FAI है, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो उसने जो है 272, इसका डाटा है, इसने बताया कि 272.28 लाख टन खाद का वितरण किया गया, जिससे कि फसलों का उत्पादन ज्यादा बढ़ा है। अगला नंबर क्या आता है? इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स। मतलब इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब है? कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। क्या है? कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। कीटनाशक दवाइयां। देखो आपको बता दें, हमारी अधिकांश फसलों को खत्म करने वाले जो थे वो क्या थे? कीट होते थे। कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं, वो जिस फसल पे लगते हैं ना, वो पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आप सभी लोग जानते हो ना कि जब आप अगर बाई चांस आपके पास में कोई गांव का खेती है, करते हो, तो उसमें ना बड़े छोटे छोटे कीट लग जाते हैं। और चाहे वो गेहूं पर लग जाए, चाहे वो चावल पर लग जाए, चाहे वो अरहर की दालों पर लग जाए, या कहीं भी लग सकते हैं। और वो क्या करते हैं? पूरी फसल को विलुप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। समझे ना? तो अगर क्या करना है, अपनी फसलों को संरक्षित करना है, बचाना है, तो उसके लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। और इसके लिए 14 पौध संरक्षण केंद्र बनाए गए। 14 पौध संरक्षण केंद्र, पौधों को बचाकर रखने का सेंटर बनाया गया। और इससे क्या हुआ कि उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता चला है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? फिर अगली बात चलती है कि सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होना। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होना। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, ये भी आप देखिए, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार का क्या मतलब है? अंग्रेजी शासन काल में सिंचाई की कोई भी सुविधा नहीं थी, फसलों का उत्पादन बहुत कम होता था, हम सब लोग वर्षा पर आधारित थे। और वर्षा पर आधारित का मतलब होता है अनसर्टेनिटी होना, अनिश्चितता का होना। अनिश्चितता का मतलब जब वर्षा अच्छी हो सकती है तो उत्पादन हो सकता है, और वर्षा नहीं है तो उत्पादन खत्म। यह हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात करता था। लेकिन वर्तमान समय में HYV के प्रमुख तत्वों में सिंचाई को शामिल किया गया। पहले केवल 17% जमीन पर, 17% जमीन पर सिंचाई की सुविधा थी। कितने परसेंट जमीन पर? 17% जमीन पर सिंचाई की सुविधा थी। लेकिन आज वर्तमान समय में 45% जमीन पर जो है वो सिंचाई की सुविधा अवेलेबल हो चुकी है। कितने परसेंट जमीन पर? 45% जमीन पर पूरी सिंचाई, इरिगेशन की सुविधा हो गई है। इससे आपको पता लग रहा है कि उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ जाएगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। अब आप देखो, आप पहले इसके लाभ को देख लीजिए, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लाभ इसका क्या होता है? फसल उत्पादकता में वृद्धि। फसल उत्पादकता में वृद्धि, आपको पता है कि गेहूं का उत्पादन 1947-48 में 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ करता था। देखो, ये फसल उत्पादकता में वृद्धि की बात बता रहा हूं HYV के सीड्स आने से।
लेकिन 2019 और 20 में कितना उत्पादन हो रहा है? 3,421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जमीन। प्रति हेक्टेयर जमीन पर 3,421 किलोग्राम का उत्पादन हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? 3,421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जमीन पर उत्पादन हो रहा है। इस तरह से ये तो मैंने गेहूं की बात बता दिया। सेम ऐसे ही चावल का भी उत्पादन हुआ है। 660 किलोग्राम जो है वो चावल का उत्पादन रहा 1947-48 में प्रति हेक्टेयर जमीन पर। लेकिन आज वर्तमान समय में कितना है? 2,705 किलोग्राम का उत्पादन हुआ है। 660-665 के आसपास ही रहता है। 660 भी कह सकते हो, 665 भी है ना, 665 भी कह सकते हो। 660-665 किलोग्राम जो है वो क्या बोलते हैं, चावल का उत्पादन हुआ है। लेकिन आज वर्तमान समय में कितना हो गया है? 2,705 किलोग्राम। 2,705 किलोग्राम। देखिए 2,705 किलोग्राम ये प्रति हेक्टेयर की बात जो है वो बताई जा रही है। और इसी तरह से मक्के का उत्पादन जो है वो कितना हुआ था? 704 किलोग्राम। देखो ये मक्का है, मक्के में 704 किलोग्राम। और वर्तमान समय में कितना हो रहा है? 2,945 किलोग्राम। 2,945 किलोग्राम। ये हमारा जो है वर्तमान समय का डाटा है, जिसमें 47-48 में गेहूं का उत्पादन है। ये किस चीज का उत्पादन है? गेहूं का उत्पादन। और ये किस चीज का है? चावल का। और ये किस चीज का है? मक्का। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा जो उत्पादन है वो HYB के सीड्स के आने से लगातार बढ़ा है। अब मैं आगे की बात करता हूं। क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि। देखो क्षेत्रफल का मतलब ये नहीं होता मैंने जमीन को खींच दिया। क्षेत्रफल का मतलब ये नहीं है कि जमीन को खींच दिया, ऐसे नहीं है। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है वो फसलें जो पहले एक साल में पैदा हुआ करती थी। एक फसल आप जून जुलाई में बोते थे और वो जाकर के अप्रैल और मई में जाकर के तैयार होती थी, तो लगभग एक साल का टाइम ले जाती थी और मात्र आप एक ही फसल पैदा कर सकते थे। लेकिन HYB के सीड्स के आने से जो एक तरह से उत्पादन है ना, एक तरह से जो गेस्टेशन पीरियड है ना, वो कम हो गया। कम होने का मतलब आज की डेट में आप 3 महीने या 4 महीने में फसल तैयार कर लेते हैं। अगर 3 महीने में फसल तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब 3 चौक 12 आप 4 फसलें तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब कि प्रति हेक्टेयर, मान लो प्रति हेक्टेयर जमीन पर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रति हेक्टेयर जमीन पर आप 10 क्विंटल गेहूं पैदा करते थे, तो आज HYB के सीड्स के आने से जो 3 महीने में आप कोई भी फसल तैयार कर रहे हो, वो एक एग्जांपल में मान लो 3 महीने में गेहूं तैयार कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा? 10 चौक 40। इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही जमीन पर 40 किलोग्राम गेहूं तैयार कर लोगे। तो क्षेत्रफल इनडायरेक्टली रूप से, एक इनडायरेक्ट रूप से हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया, क्योंकि कम पीरियड में उत्पादन के स्तर को बढ़ा दिया। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट आप देखिए, निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिसकाव होना। पहले क्या होता था? पहले लोग जो है ना वो अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही, अपने परिवार के लिए ही फसलों का उत्पादन करते थे। गेहूं को उत्पादित करते थे, चावल को उत्पादित करते, अन्य फसलों को उत्पादित करते थे। लेकिन जब HYB का सीड्स आ गए, HYB के तत्व आ गए, तो उसने फसलों के उत्पादन को बढ़ा दिया। अब ये आप बताओ कि क्या उतना सारा गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि तरह की फसलें अपने परिवार के लिए ही कर पाएंगे? नहीं, हम बिक्री के लिए करने लगे। और बिक्री से क्या हुआ? हमारे पास पैसे आना शुरू कर दिए। भाई हम तो अपने परिवार के लिए तो पहले करते थे, अब 3 महीने की फसल में और अब 3 चौक 12 अन्य जो 3 गुना की फसल तैयार हो रही है, उससे हमारा उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादन का स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या है कि मैं आपको बता दूं कि किसान जो निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिसकाव हो गया,
किसानों को जब लाभ दिखाई देने लग गया तो ज्यादातर फसलों का उत्पादन करके वो बिक्री योग्य बेचने लग गए। अगली बात ये आती है किसानों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ गया। आपको मैं बता दूं, जब पैसे आने लगते हैं तो किसानों का व्यू भी बदल जाता है। किसान लोग भी इस तरह से काम करने लगे कि वो सोचने लगे अब मैं व्यापारिक खेती करूंगा। व्यापारिक खेती में यह होता है कि जिससे उनको ज्यादा लाभ होता है उस तरह की खेती को करने लग गए। अगर उनके गेहूं के उत्पादन से ज्यादा लाभ है तो गेहूं का उत्पादन करने लग गए, चावल के उत्पादन से ज्यादा लाभ है तो चावल का उत्पादन करने लग गए, या अन्य दाल के उत्पादन से ज्यादा लाभ है। एक तरह से लाभ के दृष्टिकोण से वो खेती करने लग गए और इसके बाद यही बन गई कि किसानों का जो व्यू है वो भी हमारा बदल गया। अच्छा, अब आप अगला पॉइंट ये देखेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं बफर स्टॉक। अच्छा, खाद्यान्न के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गया है और हम बाहर से खाद्यान्न से संबंधित कोई भी चीजें नहीं इंपोर्ट करते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। हम जो है क्या करते हैं कि इंपोर्ट ना करने के बजाय आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, इसके साथ साथ एक चीज होती है बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक पड़ा रहता है कि अगर भविष्य में हमें कोई भी आकस्मिक घटनाएं हो जाए, कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास इतना माल हमेशा पड़ा रहता है कई सालों तक के लिए। इसको बफर स्टॉक कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बता दूं, कोरोना काल देख लीजिए। कोरोना काल में क्या हुआ कि हमारे पास पूरा बफर स्टॉक था और हम अपने देश की जनता का पेट तो भरे ही हैं, इसके साथ साथ विदेशी लोगों, विदेशों को भी हमने खाद्यान्न जो है वो निर्यात किया हुआ है, उनको दिया हुआ है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास खाद्यान्न इतना ज्यादा है कि हमें अन्य चीजों की आवश्यकता इंपोर्ट करने की नहीं पड़ रही है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।